नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त न्यूज 18 पर आप लोकसभा चुनाव की महा कवरेज लगातार देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम और उत्तर प्रदेश नहीं देश भर में तीसरे चरण का मतदान लगातार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक की जो फिगर्स आई हैं 38.12% मतदान हुआ है। सबसे कम बरेली में 34.93% मतदान अब तक हुआ है और सबसे ज्यादा 42.97% मतदान संभल में हुआ है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, हाथरस में 37.73% मतदान हुआ है। आगरा में 36.89% मतदान हुआ है। फतेहपुर सीकरी में 39.09% मतदान हुआ है। फिरोजाबाद में 40.06% मतदान, मैनपुरी में 38.32% मतदान हुआ है। रेटा में 39.87% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। तीसरे राउंड में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मध्य प्रदेश के कई पूर्व मुख्यमंत्री, जिनमें शिवराज सिंह चौहान, गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अहमदाबाद में अपना वोट डाला। वहीं पोलिंग स्टेशन पर दिग्गज वोट डालने पहुंचे। विस्तार से आप तस्वीरों को समेटे ये रिपोर्ट देखिए। देश में पूरी तरह चुनावी माहौल चल रहा है। कारवां तीसरे चरण तक पहुंच गया। तीसरे राउंड के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। इसी चरण में 7 केंद्रीय मंत्रियों की परीक्षा भी है। बात गुजरात की करें तो यहां से पिछली 2 बार से बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है। तीसरे चरण में गुजरात की 26 में से 25 सीट भी शामिल है। सूरत की सीट पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। गुजरात के रण से चुनावी हुंकार भर रहे दिग्गजों में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पोरबंदर सीट से चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी मतदान के लिए अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। गांधीनगर के राजभवन से मोदी सुबह सुबह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। वो सुबह 7:30 बजे मतदान केंद्र पहुँच गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया। यहाँ काफी संख्या में लोग पीएम मोदी को देखने पहुँचे थे। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में वोट डाला। शाह ने कहा, वोटर स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि देने वाली सरकार को चुनेंगे। अमित शाह अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे थे। वोटिंग के बाद शाह कामेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए गए। पूजा अर्चना करके जीत का आशीर्वाद लिया। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 10 सीटों पर चुनाव है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव मैदान में है। अखिलेश यादव और डिंपल ने सैफई में वोट डाला। आगरा में एसपी सिंह बघेल बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वो अपनी पत्नी के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे। मुद्दे तो बहुत हैं जनता के सामने। आपने देखा ही है कि महिलाओं का जो 33% आरक्षण है और ऊपर से इतनी सारी योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की सुरक्षा, उस सुरक्षा को लेकर ही महिलाएं वोट करेंगी और हमने भी उसी सुरक्षा को लेकर वोट किया है। तीसरे चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश की 9 सीटें हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वोट डालने पहुंचे। ज्योतिरादित्य गुना से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे लेकिन हार गए थे। पूर्ण विश्वास है कि इस बार 100% आशीर्वाद मेरे साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ समूचे देश की जनता की रहेगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है।
शिवराज ने बीजेपी के प्रचंड बहुमत लाने की बात कही। विकास और जन कल्याण, विकसित भारत के लिए विकसित दिशा। ये जो अब की बार 400 पार होगा, पूरा होगा, निश्चित तौर पर होगा। मोदी जी के प्रति असीम श्रद्धा और अखंड विश्वास जनता के मन में। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह पर भरोसा जताया है। उनका परिवार भी मतदान के लिए पहुंचा। पहला कारण तो ये है कि लोगों में उत्साह नहीं है। दूसरा ये है कि जो ईवीएम में खेल होता था वो अब नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के कलबुर्गी में वोटिंग के लिए पहुंचे। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी प्रमुख शरद पवार वोटिंग के लिए पहुंचे। यहां से उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही है। तीसरे चरण केरल में कुल 1332 उम्मीदवार हैं। 93 सीटों में से अकेले 82 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चर्चा के लिए इस वक्त विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं। स्वागत है निरंजन जी आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले तो अभी तक के पोलिंग परसेंट को देखकर अभी क्या कहेंगे? जो जोर आजमाइश हुई वोटिंग बढ़ाने के लिए, क्या वो उत्साह नजर आ रहा है या अब भी जोर लगाने की जरूरत है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि तीसरे चरण का जो चुनाव प्रचार था उसमें बहुत से मुद्दे गायब रहे और वोट जिहाद के साथ साथ मुस्लिम लीग और तुष्टीकरण की बातें और आरोप प्रत्यारोप काफी सुनने को मिला। निश्चित रूप से आस्था जी, देखिए जिस तरीके से अभी पहले चरण और दूसरे चरण के अंदर जो मतदान था या यूं कहें कि वोटर टर्नआउट जो गिरा था, और जो तीसरा चरण है इसके अंदर वो कुछ सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक संतोषजनक बात है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से सबसे बड़ी जो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक दुर्भाग्य है देश का, कि आज जब हमारा देश इसके अंदर तमाम जिस तरीके से साक्षरता बढ़ी है और लोगों की जागरूकता बढ़ी है, उसके बावजूद भी अगर वोट देने के लिए लोगों को इतना प्रेरित करनी पड़े, इतना कंपेल करना पड़े और उनको बार बार अपील करनी पड़े और उसके बाद में भी अगर वोट प्रतिशत 70% तक नहीं पहुंच पाए, तो ये मेरे हिसाब से इस देश को सोचने का विषय है और तमाम चीज़ों को देखने का विषय है। जो आपका दूसरा सवाल था कि वोट जिहाद या मुस्लिम लीग, देखिए निश्चित रूप से जब भी हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं, उन चुनावों के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके अंदर आप ये देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं कुछ जो उनका जो तुष्टीकरण की जो मानसिकता है उससे वो अभी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। जबकि उनको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए थी पिछले 10 वर्षों के अंदर, यानी कि 2014 से पहले तो एक राजनीतिक डिस्कोर्स ऐसा था कि इस देश के अंदर केवल जो सरकारें बनती हैं वो उसी 20% यानी अल्पसंख्यकों के द्वारा चाहने वाली ही सरकारें इस देश के अंदर। आपने देखा होगा सन 1998-99 के अंदर जब अटल जी चुनाव जीत करके आए थे तो एक डिस्कोर्स बना था कि बिना मुसलमानों के इस देश के ऊपर कोई प्रधानमंत्री बन करके राज नहीं कर सकता। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरीके से बहुसंख्यक समाज संगठित हुआ और उसके बाद में आस्था जी जब इन राजनीतिक पार्टियों को ये चीज समझ में आई तो इनको ये तो समझ में आ गई, क्योंकि जिस तरीके से जामा मस्जिद से फतवे लिए जाते थे राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में कि भाई इनको वोट दीजिए, वो फतवे तो बंद हो गए और वो इफ्तार पार्टियां भी बंद हो गई। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो इनको जो तुष्टीकरण वाला जो डंक है वो अभी इनका निकला नहीं है और वो मेरे हिसाब से अभी कम से कम इनको ये चीजें समझ में आने में थोड़ा और समय मेरे हिसाब से लगेगा। लेकिन अभी जिस तरीके बिल्कुल से तो आप इसके दुष्परिणाम देख रहे हैं कि जब जब चुनावों में ऐसा जिक्र आता है तो बहुसंख्यक उससे नाराज हो जाता है। आपसे चर्चा जारी रहेगी निरंजन जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां उनका अलग ही अंदाज दिख जाता है। वो अहमदाबाद में सुबह सुबह वोटिंग के लिए पहुंचे। मोदी अहमदाबाद की जनता के साथ भी बेहद गर्मजोशी के साथ मिले। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों के साथ भी उन्होंने बातचीत की। जहां उन्होंने ऑटोग्राफ दिया तो वहीं वो बच्चों के साथ खेलते हुए भी नजर आए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। वो जहां भी जाते हैं उनका हमेशा अलग ही अंदाज नजर आता है। लोकसभा चुनाव के लिए वो समय समय पर लोगों से वोटिंग करने की अपील करते रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए वो अपनी गृह राज्य गुजरात पहुंचे।
अहमदाबाद में उन्होंने अपना वोट डाला। सुबह सुबह पीएम मोदी अपने काफिले के साथ अहमदाबाद के पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सभी ने पीएम का अभिवादन किया। पीएम ने भी अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी अहमदाबाद में भी अलग अंदाज में दिखे। एक तरफ वोटरों से वोट देने की अपील कर रहे थे, तो वहीं अहमदाबाद की जनता से वो काफी गर्मजोशी के साथ मिले। पीएम मोदी ने अहमदाबाद की निशान विद्यालय पोलिंग बूथ पर जाकर वोट दिया। लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं। पीएम मोदी जब भी छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मौके पर एक परिवार वोटिंग करने पोलिंग बूथ पर पहुंचा था। वो अपने छोटे बच्चे को भी साथ लेकर आए थे। पीएम मोदी ने जैसे ही बच्चे को देखा वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे उछालते दिखे। इसी दौरान पीएम मोदी एक छोटी बच्ची से मिले। उसके सिर पर हाथ रखते हुए दुलार किया। बच्ची भी बेहद खुश नजर आई। तभी एक बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी को राखी बांधने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने अपना हाथ आगे कर दिया और बुजुर्ग महिला से राखी बंधवाई। इसके बाद पीएम मोदी ने सिर झुकाते हुए हाथ जोड़े और फिर वहां से सभी को प्रणाम किया। इस बीच एक एनएसजी कमांडो पीएम की सुरक्षा में तैनात था। पीएम मोदी लोगों के करीब थे तो वो लोगों को रोक रहा था। इसी बीच पीएम मोदी ने कमांडो से रुकने को कहा और लोगों के बीच चले गए। वहीं दर्शक दीघा में पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। तभी वहीं पर अलग तरह की तस्वीर नजर आई। लोग उनकी तस्वीर बनाकर लाए थे। लोगों ने पीएम से अपना ऑटोग्राफ देने को कहा तो पीएम मोदी ने भी उनकी बात मान ली। पीएम मोदी ऑटोग्राफ देने लगे। इसी बीच दर्शक दीघा में एक लड़की हाथों में मेहंदी लगाकर पहुंची थी। पीएम लड़की से बात करते हुए दिखे और उसकी कलाई में ऑटोग्राफ दिया। वहां पर मौजूद लोग पीएम को अपने बीच पाकर खुद को रोक नहीं पाए। पीएम की तस्वीर मोबाइल कैमरे में कैद करने लगे। पीएम मोदी की यही कला उन्हें लोगों के बीच अलग स्थान दिलाती है। पीएम एक दिव्यांग से भी मिले, उससे बात करके आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।